हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आज इकोसिस्टम का इकोलॉजी में इन्वायरमेंटल इशू का आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बायोमैग्निफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि 10-10 मिनट का ही वीडियो बनाऊंगा, जो इंपॉर्टेंट लेक्चर है उसको मैं खत्म कर दूंगा। तो आ जाइए बायोमैग्निफिकेशन समझते हैं। मैंने इन्वायरमेंटल इशू में पहले लेक्चर में मैंने आपको 2 पॉइंट बताया था। पॉल्यूटेंट 2 प्रकार के होते हैं, एक को मैंने कहा था बायोडिग्रेडेबल और एक को मैंने कहा था नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल जिसका कंप्लीट ब्रेकडाउन हो सके उसे बायोडिग्रेडेबल कहते हैं, और जिसका कंप्लीट ब्रेकडाउन कभी हो ही नहीं सकता, अगर होगा तो पार्शियल ब्रेकडाउन होगा, उसे अपन नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। जब पार्शियल ब्रेकडाउन होगा, मान के चलिए कि प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, इसका जब पार्शियल ब्रेकडाउन होगा तो इसे इसे कोई ना तो कोई एनिमल खाएगा। जब उस एनिमल को कोई ह्यूमन खाएगा तो उसके बॉडी के अंदर भी ये आएगा। ये जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं, ये ना डाइजेस्ट होते हैं ना ही एक्सक्रीट होते हैं, ये फैट सॉल्युबल है। ना डाइजेस्ट होंगे ना एक्सक्रीट होंगे, ये फैट सॉल्युबल है। और ह्यूमंस के अंदर एक्सटर्नल केमिकल का एक्युमुलेशन ही बायोमैग्निफिकेशन कहलाएगा। रिपीट कर रहा हूं, ह्यूमन के अंदर एक्सटर्नल केमिकल का एक्युमुलेशन ही बायोमैग्निफिकेशन कहलाता है। मैंने कहा कि बायोमैग्निफिकेशन जो है ये नॉन बायो डिग्रेडेबल है। नॉन बायोडिग्रेडेबल के अंदर क्या क्या आएगा, तो मैंने कह दिया कि डी डी टी आएगा, सी डी आएगा, एच जी आएगा, बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने यही 3 नाम बताया जो ना ही डाइजेस्ट होते ना ही एक्सक्रीट होते, फैट सॉल्युबल है। अगर मैं कहूं बायोमैग्निफिकेशन का डिफिनेशन, तो नो डाइजेस्ट ना ही डाइजेस्ट होते हैं, नो एक्सक्रीट ना ही एक्सक्रीट होते हैं, और ये फैट सॉल्युबल है। जब ये फैट सॉल्युबल होंगे, सीधी सीधी बात है, ना डाइजेस्ट ना एक्सक्रीट, फैट सॉल्युबल है। और जब ह्यूमंस के अंदर ये सारे कुछ भी जाएंगे, कोई भी नॉन बायोडिग्रेडेबल कुछ भी ह्यूमंस के अंदर जाएगा, ना डाइजेस्ट ना एक्सक्रीट, फैट सॉल्युबल, और ह्यूमंस के बॉडी के अंदर एक्युमुलेट होते रहेगा, और एक्सटर्नल केमिकल का एक्युमुलेशन ही बायोमैग्निफिकेशन कहलाता है। आ जाइए, हमारी एनसीईआरटी डीडीटी के बारे में एग्जांपल दे रही है, तो हम भी डीडीटी के बारे में एग्जांपल देंगे और उसी के थ्रू हम समझेंगे बायोमैग्निफिकेशन को। ध्यान से देखना, मैंने कहा कि ये एक वाटर बॉडी है, ठीक, ये एक वाटर बॉडी है, ये पानी है। और आपको पहले से पता है कि वाटर बॉडी का फूड चेन फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, स्मॉल फिश और लार्ज फिश इसका इसका फूड चेन है। मैंने कहा कि इसके बगल में एक फार्मलैंड है जहां पे किसान खेती करते हैं, और किसान जब खेती करेगा तो यूज डी का यूज करता है। मान के चलिए कि मैंने कहा कि रेनफॉल आई, रेनफॉल का मतलब कि बरसात आई, और जब बरसात आएगी तो ये डी डी टी किसके अंदर आएगा, वाटर बॉडी के अंदर आएगा। वाटर बॉडी के अंदर डीडीटी का कंसंट्रेशन होता है 0.003 ppb पार्ट्स पर बिलियन। और जब ये डीडीटी का कंसंट्रेशन फाइटोप्लैंक्टन में जाएगा तो ये कंसंट्रेशन हो जाएगा 0.003 ppm पार्ट्स पर मिलियन। जब ये जूप्लैंक्टन में जाएगा तो ये 0.4 ppm हो जाएगा। जब ये स्मॉल फिश के अंदर जाएगा तो 0.5 ppm हो जाएगा, और जब लार्ज फिश के अंदर जाएगा तो ये 2 ppm हो जाएगा। शब्दों पे ध्यान देते रहना। जब इस लार्ज फिश को कोई बड़ी बर्ड खाएगी, जब इस लार्ज फिश को कोई बड़ी बर्ड खाएगी तो उसके अंदर 25 ppm हो जाएगा डीडीटी का कंसंट्रेशन। शब्दों पे ध्यान देते रहना। जब बर्ड के अंदर डीडीटी का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो सीधी सीधी बात है, इफेक्ट कैल्शियम मेटाबॉलिज्म होगा, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म होगा, मेटाबॉलिज्म के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। और जब मेटाबॉलिज्म के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा तो सीधी सीधी बात है, एग सेल्स बिकम थिन, एग सेल थिन हो जाएंगे। जब एग सेल पतला हो जाएगा तो इनका प्री मैच्योर ब्रेकिंग हो जाएगी।
प्री मैच्योर ब्रेकिंग होगी, और जब प्री मैच्योर ब्रेकिंग होगी तो सीधी सीधी बात है कि बर्ड पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। शब्दों पे ध्यान देते रहना। मैंने क्या कहा कि रेनफॉल आई, ये डीडीटी वाटर बॉडी के अंदर आया, उसका कंसंट्रेशन 0.003 ppb पार्ट्स पर बिलियन है। फिर मैंने कहा ये फूड चेन के थ्रू फाइटोप्लैंक्टन में गया तो वहां पे कंसंट्रेशन 0.003 ppm है, फिर 0.4, 0.5, 2 ppm, और जब इसको कोई बड़ी बर्ड खाएगी तो इसके अंदर 25 ppm होगा। मैंने कहा कि जब इतना कंसंट्रेशन डीडीटी का हो जाएगा तो मेटाबॉलिक कैल्शियम मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट पड़ेगा, और आपको पता है जो कैल्शियम रिच होता है वो डैमेज हो जाएगा। एग सेल का आउटर कवरिंग तो कैल्शियम रिच ही होता है, तो मैंने कहा कि एग सेल क्या हो जाएंगे, थिन हो जाएंगे। जब एग सेल थिन होगा तो प्री मैच्योर ब्रेकिंग होगी, और जब प्री मैच्योर ब्रेकिंग होगी तो सीधी सीधी बात है बर्ड का पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाएगा। इसीलिए तो मैंने कहा बायोमैग्निफिकेशन नॉन डिग्रेडेबल है, ना ही डाइजेस्ट, ना ही एक्सक्रीट फैट सॉल्युबल है, और ह्यूमंस के अंदर किसी एक्सटर्नल केमिकल का बढ़ जाना बायोमैग्निफिकेशन के नाम से पुकारा जाता है। दूसरा पॉइंट, एक साइंटिस्ट जिनका नाम रसियल कार्सन था, इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम साइलेंट स्प्रिंग, और इस बुक के अंदर इन्होंने पेस्टिसाइड की चर्चा की थी। रिपीट कर रहा हूं, मैंने कहा रसियल कार्सन एक साइंटिस्ट जिन्होंने बुक लिखी जिनका नाम साइलेंट स्प्रिंग था, और इन्होंने इस साइलेंट स्प्रिंग के अंदर पेस्टिसाइड की चर्चा की थी। पेस्टिसाइड में भी मोस्टली किस पे फोकस किया था, डीडीटी पे। तो इनके बुक के बाद डीडीटी को बैन कर दिया गया था, लेकिन आज डीडीटी को लोग इलीगल यूज करते हैं बैन होने के बावजूद भी। तो यही इतनी ही बात आपकी एनसीईआरटी कुछ कह रही है। तो बायोमैग्निफिकेशन एक्युमुलेशन ऑफ एक्सटर्नल केमिकल ह्यूमंस के अंदर हो जाना बायोमैग्निफिकेशन कहलाएगा, और नॉन बायोडिग्रेडेबल जितने हैं वो बायोमैग्निफिकेशन है, ना ही डाइजेस्ट, ना ही एक्सक्रीट फैट सॉल्युबल है, और ह्यूमंस के अंदर एक्सटर्नल केमिकल का एक्युमुलेट हो जाना बायोमैग्निफिकेशन के नाम से पुकारा जाएगा। और ये डाटा आपको याद करना है, एज इट इज एनसीईआरटी डाटा है। जो एनसीईआरटी आपको डीडीटी को ही एनसीईआरटी समझा रही है, लेकिन एनसीईआरटी केवल थ्योरी में लिख रही है। तो मैंने उस थ्योरी वाले पूरे पॉइंट को मैंने इस फिगर के थ्रू समझाया है, आप एक बार पढ़िएगा, इससे अधिक एनसीईआरटी आपसे नहीं कह रही है। तो आज मैंने बायोमैग्निफिकेशन समझाया, कल वाली क्लास में अपन यूट्रोफिकेशन समझेंगे। यूट्रोफिकेशन क्या होता है, क्योंकि यूट्रोफिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो आज के लिए इतना ही, फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।